हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम चक्री सहरवाल। मैं अपने यूट्यूब चैनल इंडी हायर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लास 9 का मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अध्याय 1। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। देखो, संख्या पद्धति क्या होता है? आपने बहुत सारा डिस्कशन किया होगा कक्षा 8वीं में, 7वीं में, 6वीं में, बहुत सारी चीजें इसके बारे में पढ़ी होंगी। यहाँ पे हम संख्याओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, कि आखिर संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं और जो प्रकार अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर संख्या पद्धति होती क्या है। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कि संख्या पद्धति क्या होती है। संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति क्या होती है? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं का अध्ययन किया जाता है संख्या पद्धति कहलाती है। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। संख्या पद्धति कहलाती है। संख्या पद्धति कहलाती है। ठीक, संख्या पद्धति कहलाती है। जैसे संख्याओं का कैसा अध्ययन करेंगे? यहाँ पे बहुत सारी संख्याओं का अध्ययन करेंगे अपन। जैसे यहाँ पे अपन देखें परिमेय संख्याएं देखेंगे, अपरिमेय संख्याएं देखेंगे और भी एक्सेट्रा और भी संख्याएं डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या देखा? संख्या पद्धति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत संख्याओं का अध्ययन किया जाता है। समझ आ रही बात? ठीक, अब हम ये डिस्कस करें कि संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं या संख्या कितने प्रकार की होती है, या इससे भी पहले यदि हम डिस्कस करें कि आखिर संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण कैसे किया जाता है, तो किस प्रकार से होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉपिक देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है जहां से बिल्कुल अपन स्टार्टिंग भी करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहला टॉपिक अपना संख्या पद्धति में टॉपिक है अपना कौन सा?
सबसे पहले अंक के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अंक कि आखिर अंक क्या होता है। तो हम बता दें आपको कि गणित में 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं बेटा? 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कुल 10 अंक होते हैं 0 से 9 तक। ठीक है ना? इन्हीं के द्वारा संख्याएं बनती है। फिर हमने अंक पढ़ लिया है। अंक के बाद हम पढ़ेंगे किसको? बिंदु को। किसको पढ़ेंगे? बिंदु को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? बिंदु को डिस्कस करेंगे। तो बिंदु क्या होता है? देखो, बिंदु एक ऐसी आकृति होती है, मतलब जिसको मापा ना जा सके। मतलब एक प्रकार से देखा जाए कि एक अनिश्चित आकृति होती है। जैसे बिंदु किसी भी साइज का हो सकता है, एग्जैक्ट साइज नहीं हो सकता। समझ आ रही बात? तो बिंदु का कोई एग्जैक्ट साइज नहीं होता है। तो हम लिखेंगे कि बिंदु एक अनिश्चित आकृति होती है। एक अनिश्चित आकृति होती है। आकृति होती है जिसे मापा नहीं जा सकता है। मापा नहीं जा सकता है। जिसे मापा नहीं जा सकता है। मापा नहीं जा सकता है। मापा नहीं जा सकता। बिंदु एक अनिश्चित आकृति होती है जिसे मापा नहीं जा सकता है। मतलब हम माप नहीं सकते। समझ आ रही बात? बिंदु को, बिंदु इस प्रकार से होती है। बिंदु, ये बिंदु है। क्या होती है? बिंदु है। इतनी बात समझ आ रही? चलिए आगे हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? रेखाखंड की तरफ। रेखाखंड, रेखाखंड कि आखिर रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है? देखो, रेखाखंड एक ऐसी आकृति होती है जिसे हम माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसे हम माप सकते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे हमारे पास बहुत सारी बिंदु है। एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। तो यदि हम दो बिंदुओं को मिला दें तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा रेखाखंड। क्या मिलेगा? रेखाखंड मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? रेखाखंड। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी लिखेंगे यहाँ। दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी रेखाखंड कहलाती है। या इसको दूसरे शब्दों में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि देखिए, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ, जैसे मान लो दो बिंदु है, जैसे ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। ठीक है ना? तो हम लिख देंगे सीधा, दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड कहलाती है। रेखाखंड कहलाती
समझ आ रही बात? ठीक है। रेखाखंड को यदि हम देखा है तो रेखाखंड कुछ इस प्रकार से होता है, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको हम बी नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो रेखाखंड को मापा जा सकता है, रेखाखंड को मापा जा सकता है, इसको हम नाप सकते हैं, स्केल रख के नाप सकते हैं, ठीक है ना। रेखाखंड को मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, मापा जा सकता है, ठीक। दूसरी चीज, रेखाखंड को ए बी से दर्शाते हैं, से दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। अगला है रेखाखंड के दो अंतिम बिंदु होते हैं, रेखाखंड के दो अंतिम बिंदु होते हैं, दो अंतिम बिंदु होते हैं, रेखाखंड के दो अंतिम बिंदु होते हैं, दो अंतिम बिंदु होते हैं, ठीक है ना। समझ आ रही बात? ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? रेखाखंड में पढ़ा कि दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी या दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। या फिर रेखा मतलब या तो क्या है, दो बिंदुओं के बीच की कम से कम दूरी हो जाएगी, या फिर दो बिंदुओं को मिलाने पर बनी आकृति क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। तो जैसे हम बात करें यदि, तो रेखाखंड को मापा जा सकता है, अपन इसको स्केल से नाप सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसकी जो लंबाई सीमित होती है, इसकी लंबाई सीमित होती है, इसकी लंबाई सीमित होती है, लंबाई सीमित होती है, सीमित होती है, सीमित होती है, इसकी लंबाई सीमित होती है। समझ आ रही बात? मतलब इसकी अनंत लंबाई नहीं होती है, इसके दो अंतिम बिंदु होते हैं जिसको हम आसानी से नाप सकते हैं। समझ आ रही ना बात? ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ध्यान देना है। देखो, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो वीडियो देखने के बाद भी, तो आप जो भी समस्या है आपकी, तो आप कमेंट में क्वेश्चन डाल सकते हो, हम आपका आंसर बिल्कुल जरूर देंगे, ठीक है ना, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है ना। देखो, आपको बताना पड़ेगा कि हमें समझ में नहीं आया, जब तक आप बताएंगे नहीं हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आया, बहुत आसान है, आ गया होगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं, अपने रेखा तो पढ़ लिया, रेखाखंड तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे क्या? किरण। क्या पढ़ेंगे हम? किरण पढ़ेंगे, किरण पढ़ेंगे, किरण, किरण। देखिए किरण क्या होती है। यदि हम बात करें कि जैसे हमारे पास एक बिंदु है, मान लो एक बिंदु है, अब इसको अनंत दूरी पर एक लाइन है, अनंत दूरी, इसका छोड़ पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, समझ पा रहे हैं? हमें ये पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, ठीक। मतलब अनंत बिंदु पर, मतलब एक अंतिम बिंदु, निश्चित अंतिम बिंदु से कोई मतलब एक दूसरा अंतिम बिंदु अनंत तक जाए, हमें ऐसा बोल सकते हैं। यदि, अब इसी रेखाखंड को ऐसा समझा दो, देखो, यदि रेखाखंड के एक अंतिम बिंदु को, एक अंतिम बिंदु को अनंत तक बढ़ा दें, अनंत तक बढ़ा दें, तो वह किरण कहलाती है, तो वह किरण कहलाती है, किरण कहलाती है, कहलाती है, कहलाती है, तो वह किरण कहलाती है, ठीक। जैसे हमने मान लो हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पर मान लो ये रेखाखंड, उसी रेखाखंड को अनंत तक बढ़ा दो ये तीर के चिन्ह से, तो यहाँ पे एक ही बिंदु है इसका प्रारंभिक बिंदु, बाकी दूसरा बिंदु अनंत तक जाता, पता नहीं चलता है। तो इस यहाँ पे देखो, इसकी लंबाई अनंत होती है, इसकी लंबाई अनंत होती है, लंबाई
अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है, लंबाई अनंत होती है। दूसरा पॉइंट है, इसका एक अंतिम बिंदु होता है। इसका एक अंतिम बिंदु होता है। ऐसा बोल सकते हैं जहां से प्रारंभ होती ना वही केवल बिंदु हो सकता है। इसका एक बिंदु होता है, या ऐसा भी कैसा भी बोल सकते हैं, इसका एक अंतिम बिंदु होता है। अंतिम बिंदु भी होता है, इसका एक अंतिम बिंदु होता है। लेकिन ये दूसरा अंतिम बिंदु है ना, वो तो कभी समाप्त हो गई नहीं, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है, कोई पता नहीं रहता किरण कहाँ जाती है। ठीक है ना, इसको माप नहीं सकते हैं। एक चीज और, ये पॉइंट कहाँ बना रहे हम, एक काम करिए, यह लिखा है, यहाँ समझ जाना आप लोग कि किरण के बारे में ही लिखा है। किरण को माप नहीं सकते हैं, किरण को माप नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, किरण को माप नहीं सकते हैं, किरण को माप नहीं सकते हैं। समझ आ रही बात? इसकी बात समझ आ रही? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे भी हम बात करें तो अगला टॉपिक है अपना क्या, किरण हो गए। अब आता है रेखा। क्या होता है? रेखा। सिंपल सी बात है, रेखा एक ऐसी आकृति होती है जो चौड़ाई नहीं होती है, चौड़ाई रहित अनंत लंबाई को रेखा कहते हैं। चौड़ाई रहित अनंत लंबाई, अनंत लंबाई को रेखा कहते हैं, लंबाई को रेखा कहते हैं, रेखा कहते हैं। चौड़ाई रहित अनंत लंबाई को रेखा कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो ये अपने पास ये रेखा है, ठीक, इसको दोनों साइड तीर के चिन्ह से दर्शाते हैं। इस बात का मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये बिंदु अनंत पर जा रहा है, ये बिंदु भी अनंत पर जा रहा है, ए और बी। समझ आ रही बात? अच्छा, एक चीज और है, किरण को दर्शाते कैसे हैं, किरण को अपन ऐसे दर्शाते, ए बी के ऊपर ऐसा, ठीक है ना, ये किरण को दर्शाया जाता है, किरण का चिन्ह बना देते छोटा सा। ठीक, तो यहाँ पे रेखा की बात करें तो चौड़ाई रहित अनंत लंबाई को क्या कहते हैं हम लोग? रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे ए और बी है, तो अपन रेखा को देखें यदि तो इसको भी नहीं माप सकते भाई, ये पॉइंट अनंत से अनंत पे जा रहा है, वो पॉइंट भी अनंत पे जा रहा है, नहीं नाप सकते ना। ठीक है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं कहाँ से उसका अंतिम बिंदु कहाँ, मतलब इसके लिए अंतिम बिंदु, हालांकि किरण का तो एक अंतिम बिंदु था, तो यहाँ पे वो प्रारंभ हो रही थी, लेकिन इसका तो नहीं है ना, इसका पता ही नहीं कहाँ से आ रही कहाँ को जा रही, बोल रहे कहाँ को आ रही कहाँ से जा रही। ठीक, तो पता ही नहीं, तो यहाँ पे देखिए इसके अंतिम बिंदु नहीं होते, इसके अंतिम बिंदु नहीं होते, अंतिम बिंदु नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, इसके अंतिम बिंदु नहीं होते हैं। अच्छा, इसको माप भी नहीं सकते हैं, इसको माप नहीं सकते हैं, माप नहीं सकते हैं, रेखा को भी नहीं माप सकते हैं, इसको माप नहीं सकते हैं, इसको माप नहीं सकते। ठीक, तो ये अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था संख्या पद्धति, संख्या का पद्धति के बाद हमने अंक पढ़ा है, अंक के बाद बिंदु पढ़ा, बिंदु के बाद रेखाखंड पढ़ा, रेखाखंड के बाद अपन ने किरण पढ़ा, किरण के बाद अपन ने रेखा पढ़ी। ठीक है ना, तो इतना सारा टॉपिक अपन ने आज डिस्कस कर लिया। चलिए अब आगे देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे रेखा, मतलब रेखा तो पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे संख्या रेखा। इसको बढ़िया ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़िया तरीके से नजर आएगा। इसी को स्क्रीनशॉट ले लेके आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, मोबाइल में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, और अच्छा लिखेंगे थोड़ा, अभी
नहीं, यहाँ पे लिख दिया ऐसा बिल्कुल। अब एक काम करें, बोर्ड को दो भाग में डिवाइड करें। यहाँ पे थोड़ा नजर नहीं आ रहा होगा, वजह क्या है कि सामने से लाइट बल्ब का मतलब प्रकाश फॉक्स बना हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलो चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको देखो कोई भी डाउट हो हम कोशिश करेंगे, देखो आप तो अपना पहला वीडियो है, बढ़िया शुरुआत है, ठीक है ना। और बिल्कुल अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे हर एक सब्जेक्ट, तुमको जल्दबाजी करना नहीं है, पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज। देखो पढ़ने के यही 3 तरीके होते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के बाद हम क्या पढ़ते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना। यही एक पढ़ने का सही तरीका होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सवाल लग पर आ गए, पता नहीं पीछे क्या होगा, सवालों पर आ गए, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, अब हम बात करेंगे संख्या रेखा की, जो अपने सबसे ज्यादा मोस्ट है। संख्या रेखा, संख्या रेखा, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे संख्या रेखा की, कि आखिर संख्या रेखा क्या होती है, ठीक है ना। देखिए हमने रेखा के बारे में डिस्कस कर लिया। रेखा हमने क्या देखा है कि एक सरल रेखा होती है, मतलब एक चौड़ाई रहे तो लंबाई होती है, और वो भी कैसी, अनंत लंबाई। हमें पता नहीं होता कहाँ से आती कहाँ को जाती, समझ आएगी बात। तो मतलब इसकी लंबाई होती ना, वो अनंत होती है। क्या होती है रेखा की लंबाई, अनंत होती है। हमें नहीं पता कि लंबाई कितनी होती है, लेकिन हमें इतना पता जरूर है कि ये अनंत लंबाई है, इसका कोई अंत बिंदु नहीं है। अब बात करते हैं संख्या रेखा की, किसकी बात कर रहे हैं अपन, संख्या रेखा, ठीक है ना। तो संख्या रेखा की यदि हम बात करें तो ये हमारे पास जीरो है, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इस साइड भी ले लो, इस साइड भी ले लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, वो भी टाइम माइनस में, ठीक है ना। बढ़िया अच्छी ना डिस्कस करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलो समझते हैं। देखिए अब भी जैसे ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एक रेखा है, क्या है ये, अभी इसे संख्या रेखा नहीं बोलेंगे क्योंकि इससे संख्याएं है ही नहीं, कैसे बोल देंगे संख्या रेखा, ठीक है ना। तो मतलब एक ऐसी रेखा जिसपे संख्या है, लेकिन कैसी, उल्टी सीधी नहीं, एक सही क्रम में, कैसी हो, एक सही क्रम में। जैसे ये मान लो यहाँ पे लगो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, माइनस का यहाँ पे -4 है, तो क्या संख्या रेखा कहलाएगी, नहीं, ये संख्या रेखा नहीं कहलाएगी, ये संख्या रेखा नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि इससे संख्याएं तो लिखी है, लेकिन इनका कोई क्रम नहीं है, कोई इनका तरीका नहीं, कोई भी कहीं नहीं लिखा है, कोई भी कहीं बैठ गया, मतलब अनुशासनहीन है। क्या है, अनुशासनहीन है, समझ आ रही है। किसी को पता नहीं, कोई भी कहीं बैठ के जिसको जगह मिली बैठ गया, मतलब इसको संख्या रेखा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अपन संख्या रेखा कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे जिसकी संख्या बिल्कुल बढ़िया तरीके से लिखी, बढ़िया तरीके से मतलब एक सही क्रम में लिखी। कैसे लिखी, एक सही क्रम में लिखी हो। तो यहाँ पे एक टेढ़ी बन गई लाइन से, सही बनाओ यार, टेढ़ी फिर बन गई, सही तो बनी नहीं है, पता नहीं क्या तो सीधी बनी है। ये माइनस में, ठीक। अब सुनो, देखो ध्यान से समझो, हम संख्या रेखा की परिभाषा कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, वह रेखा, वह रेखा जिस पर संख्याएं एक सही क्रम में लिखी हो, एक सही क्रम में लिखी हो, एक सही क्रम में लिखी हो, लिखी हो, सही क्रम में लिखी हो, संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा कहलाती है, ठीक। मतलब वह रेखा जिस पर संख्या एक सही क्रम में लिखी हो, संख्या रेखा कहलाती है। समझ आ रही बात, ठीक है। आगे देखो,
अब बात करते हैं कि आखिर इस पे जो संख्या लिखी है, क्या इस पे जो दिख रही वही संख्या है? नहीं, इस पे बहुत सारी संख्या लिखी है। इस पे जितने प्रकार की संख्या होती है ना, वो सब प्रकार की संख्या लिखी है। मतलब दुनिया में जितनी भी संख्या होती है वो सभी की तो होती है। यही है संख्याओं का घन, ठीक है ना। तो इन्हीं संख्या मतलब इसी रेखा पर सारी की संख्या लिखी होती है। कुछ हमें दिखाई दे रही, कुछ नहीं दिखाई दे रही। जैसे कि यदि हम बात करें दशमलव में, यहाँ पर है, रूट में यहाँ पर है, बटे में यहाँ पर है, मतलब जितनी भी संख्या होती हैं वो सारी की सारी, चाहे परमी हो चाहे अपरमी हो, कुछ भी हो, वो सारी की सारी संख्या इस पर लिखी। समझ आ रही है? तो अब हम बात करते हैं कि देखो यहाँ पर जैसे जो हमें अभी संख्या दिख रही है, यहाँ से ये जो संख्या है ये कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है? ये कहलाती है हमारी प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या, जो हमें अभी नजर आ रही है। अभी क्या है, सीधा सीधा पूर्णांक 1 2 3, ठीक पूर्णांक ही बताएंगे क्या होता है। ठीक, प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या है? प्राकृत संख्या। तो जो ये संख्या होती है ना, इनको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। समझ आ रही बात? ठीक। अच्छा, इस साइड की जो संख्या आपको नजर आ रही है ना, वो होती है आपकी ऋणात्मक संख्या। कौन सी संख्या? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या कहने का क्या मतलब है कि जो जीरो के इस साइड की संख्या, हालांकि यहाँ तो मतलब जीरो को छोड़कर, जीरो यहाँ पे तीर बना, लेकिन जीरो के उस साइड की संख्या, जीरो के इस साइड की संख्या क्या कहलाती है? अब देखो एक चीज और है, थोड़ा ध्यान देना। प्राकृतिक संख्या केवल और केवल कौन सी भी पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। मतलब यहाँ पे एक से शुरू होने वाले पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक नहीं कहलाते, इनको एक नाम दे दो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। धनात्मक पूर्णांक, इनको क्या कहते हैं हम लोग? धनात्मक पूर्णांक। ठीक, धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे हमने ऋणात्मक संख्या बोला ना, तो ऋणात्मक संख्या में दशमलव भी आ जाएगा, बटे में भी आ जाएंगे, रूट सब आ जाएंगे। लेकिन अगर हम इनकी बात करेंगे तो एक्चुअली इसमें और जो दिख रही है, जो सामने दिख रही है, वो संख्या क्या होती है? हमारी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। कौन सी? ऋणात्मक पूर्णांक। ये बटे में भी होती है, दशमलव में भी, वो सॉरी उल्टा बोल गए हम। देखो ऋणात्मक संख्याओं की बात करें तो वो क्या होंगी? बटे में भी होंगी, दशमलव में भी होंगी, सब में हो सकती है। लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें तो वो बटे में और दशमलव में नहीं हो सकती, ध्यान रखना। ठीक है ना। यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। सिंपल सी बात है, जो दशमलव में ना हो। पूर्णांक का मतलब ही होता है जो दशमलव में ना हो। ठीक, ये होता है शून्य पूर्णांक। कौन सा? शून्य पूर्णांक। कौन सा है? शून्य पूर्णांक। समझ आ रही बात? ये होता है शून्य पूर्णांक। ठीक, समझ आ रही बात? ठीक है। अब यहाँ पे अपन बात करें पूर्णांकों की, तो पूर्णांकों की यदि हम बात करें, पूर्णांकों की यदि हम बात करें तो पूर्णांक क्या होता है? देखो पूर्णांक को थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि आखिर पूर्णांक क्या है। पूर्णांक वह संख्या है जो दशमलव में ना हो। पूर्णांक वह संख्या है, वह संख्या है जो दशमलव में ना हो, जो दशमलव में ना हो, दशमलव में ना हो, दशमलव में ना हो, पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक, पूर्णांक वह संख्या है जो दशमलव में ना हो, पूर्णांक कहलाता है। कहने का मतलब जैसे यदि बात करें, जैसे 4 4 -3 5 6 7, ये सब क्या है? ये सब पूर्णांक। क्या है? ये सब पूर्णांक। मतलब वो दशमलव में नहीं है, दशमलव में नहीं हो सकते। ठीक है ना। पूर्णांक काय में नहीं हो सकते? दशमलव में नहीं हो सकते। ठीक, माइनस में हो सकते, प्लस में हो सकते, और एक ऐसा पूर्णांक नहीं हो सकता जो ना माइनस का हो ना ही प्लस का है। समझ आ रही बात? ठीक, तो इस प्रकार से आपको ये चीजें याद रखना है। बाकी अपन आगे देखते हैं आगे। और अब पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक के कितने प्रकार देख रहे हैं? 3 प्रकार होते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ बात कर लें,
पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं, पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अगला है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अगला है शून्य पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? शून्य पूर्णांक। ठीक, देखिए धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4 और अनंत, मतलब एक से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। कैसे? जो एक से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, मतलब धन की संख्या, धन की संख्याएं जो क्या कहलाती? पूर्णांक कहलाती, मतलब ये वाले 1, 2, 3, 4। ठीक है ना, तो मतलब प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? धनात्मक पूर्णांक कहलाती। यदि हम बात करें कि प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती? हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक, ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट अनंत तक जाते हैं। मतलब यदि हम बात करें तो प्लस के इन्फिनिटी इस साइड होता है, माइनस का इन्फिनिटी इस साइड होता है। इस बात से एक बात समझ आती है कि ये न्यूट्रल होता है, और यहाँ इस साइड जाती है तो संख्याएं घटती है, और इस साइड जाती है तो संख्याएं बढ़ती है। मतलब इस जीरो से इस साइड आने पर, इस साइड आने पर संख्या क्या होती है? बढ़ती है, उस साइड संख्या जाने पर घटती है। तो इस बात से हम ये पता कर सकते हैं कि -3 -2 इन दोनों में बड़ा कौन सा होगा? तो -3 लेस देन होगा -2। आपको कंफर्म पता होना चाहिए। ठीक है ना? क्या होता है, कई बच्चे इस चीज को बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं कि कौन सा इनमें से बड़ा होगा। ठीक है ना? जैसे हमने बात की, क्योंकि देखिए ना, अपन उस साइड जाएंगे ना तो उस साइड की संख्या बढ़ेगी नहीं। जैसे -1 है, -2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब देखने में तो ऐसा लगेगा कि संख्या बढ़ गई, लेकिन नहीं, वास्तव में संख्या घट रही है उस साइड, क्योंकि उस साइड माइनस में जा रही है और इस साइड अपनी क्या होगी? प्लस में होगी। तो इस साइड अपन को स्पष्ट रूप से दिखता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है ना? तो कोई भी संख्या हो, अगर यहां से जीरो के बाईं ओर जाए, जीरो के बाईं ओर, मतलब जीरो से बाईं ओर जाए, तो वो संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं घटती हैं। और जीरो के दाईं ओर आए इस साइड, तो क्या होगा? संख्याएं बढ़ती हैं। तो जीरो से, शून्य से बाईं ओर जाने पर संख्याएं घटती हैं, और शून्य से दाईं ओर जाने पर संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं बढ़ती हैं। हम लिख देंगे यहाँ पे कि शून्य से, ये लिखना क्या है यहाँ पे देख लो, संख्या बढ़ती है, वो यहाँ सॉरी संख्या घटती है, घटती है इस साइड जाने पर। ठीक, और इस साइड जाने पर संख्या बढ़ती है, इस साइड जाने पर बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है, संख्याएं बढ़ती है। समझ आ रही बात? तो इतनी बात आपको समझ आ रही होगी? ठीक है, अब हमने यहां तक डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं आगे संख्याओं के प्रकारों। किसकी बात करते हैं? संख्याओं के प्रकारों की, कि आखिर संख्याओं के कितने प्रकार? ठीक, संख्याओं के प्रकारों की। तो बेसिकली देखा जाए तो संख्याओं के यदि प्रकारों की बात करें हम, ध्यान दें, यदि हम बात करें संख्याओं के प्रकारों की, यहाँ पे हेडिंग डालते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार। ठीक, तो मेनली देखो संख्या दो प्रकार की होती है। जैसे यह संख्या, पहली संख्या वास्तविक संख्या, मतलब वास्तविक संख्या।
दूसरी संख्या है अपनी काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक, इनको अपन को अभी नहीं पढ़ना है, इनको बाद में देखें, अपन को डिस्कस करेंगे सिर्फ वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो वास्तविक संख्या एक तो होता है परिमेय संख्या, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। तो एक होती हमारी अपरिमेय संख्या, कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या। ठीक, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इतना डिस्कस कर लिया। अब यदि हम बात करें परिमेय संख्याओं की कि आखिर परिमेय संख्या क्या होती है, तो यहां से करते स्टार्ट परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या क्या होता है? ठीक है ना, देखिए वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में हो, P बटे Q के रूप में होती है, रूप में होती है, होती है, P बटे Q के रूप में होती है, परिमेय संख्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है, संख्याएं कहलाती हैं, कहलाती हैं, जहां Q 0 के बराबर नहीं होता। समझ आ रही बात? अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये 0 के बराबर क्यों नहीं होता है? ठीक है ना, जैसे हमने ये तो बोल दिया कि ये संख्याएं जो P बटे Q के रूप में होती है परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें, जैसे देखो हम समझा रहे, हर एक चीज समझाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको। जैसे हम बात करें 4 बटे में 3, 5 बटे में 6, 9 बटे में 7, 0 बटे में 1, तो यहाँ पे अपन 0 बटे में तो 1 लिख सकते हैं, मतलब ऊपर तो 0 हो सकता है लेकिन नीचे 0 नहीं हो सकता है। ठीक है ना, अब नीचे 0 क्यों नहीं होता, इसका एक कारण है। वो कारण क्या है, देखो सुनो ध्यान से। जैसे मान लो हमने लिखा 4 बटे में 0, ठीक, हम वो बता रहे कि आखिर Q 0 के बराबर क्यों नहीं होता, इसका क्या कारण होता है। ठीक, देखो ध्यान से, जैसे मान लो अपन 4 में भाग दे 0 का, समझ ना। अब हम 0 की टेबल कितने बार पढ़े कि 4 आ जाए, मान लो 4 बार ही पढ़ती है, तो अब 0 की टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 0 आएगी। बिल्कुल, क्योंकि इसका अपन पता है, रीजन पता है। रीजन ये होता है कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते तो 0 आता है। अब आप यहाँ पे चाहे 41 लिख लो तब भी 0 आना है, 412 लिख लो तब भी 0 आना है, या फिर कितना भी लिख लो आखिरकार यहाँ 0 ही आना है। इस बात से स्पष्ट यह होता है कि हम यहाँ पर इसका भाग नहीं दे पाएंगे, अगर 0 का भाग नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे भागफल निश्चित नहीं है, भागफल यहाँ पे निश्चित नहीं है, हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, मतलब अनडिफाइंड। मेन रीजन यही होता है। समझ आ रही बात है क्यों 0 के बराबर क्यों नहीं होता है? क्योंकि Q क्या करता है, P को भाग देता है, मतलब Q से P में भाग जाता है। कहने का मतलब ये वास्तव में कैसा लिखा होता है, P भागे Q लिखा होता है। क्या लिखा होता है? P भागे Q, मतलब Q का भाग देते हैं P में। समझ आ रही बात? लेकिन Q अगर ऐसा हो गया कि 0 के बराबर आ जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पे 0 का भाग किसी भी संख्या में देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें भागफल क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि किसी भी संख्या में भाग देने पर, गुणा करने पर 0 का 0 ही जाता है।
हम यहाँ पे भागफल डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं क्या लगे, क्योंकि किसी कोई भी संख्या देखो यहाँ पे जीरो जीरो ही आना है। समझ आ गई बात? तो यही मेन कारण होता है इसको जी मतलब जीरो के बराबर ना होने का। ठीक है ना? तो ये होगी हमारी परिमेय संख्याएं। इसके बाद यदि हम आगे देखें तो अब बात करते हैं परिमेय संख्याओं के प्रकारों की। इसकी बात करें परिमेय संख्याओं के प्रकारों की, परिमेय संख्याओं के प्रकारों की। तो लिखेंगे परिमेय संख्याओं के प्रकार। फटाफट डिस्कस कर लेते हैं परिमेय संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, परिमेय संख्याओं के प्रकार। तो देखिए परिमेय संख्या मेनली दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है। पहली होती है शांत परिमेय संख्या। कौन सी होती है? शांत परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। दूसरी होती है अशांत अपरिमेय। कौन सी होती है? अशांत अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अशांत अपरिमेय संख्या। समझ आ रही बात? तो देखो हम यहाँ पे शांत परिमेय संख्या को डिस्कस करते हैं कि आगे शांत परिमेय संख्या क्या होती है। देखो ध्यान से, शांत परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पूर्णतः विभाजित हो जाती है। विभाजित हो जाती है। शांत परिमेय संख्या कहलाती है। शांत परिमेय संख्या कहलाती है। संख्याएं कहलाती है। ठीक, वे संख्याएं जो दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं शांत परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना? इतनी बात समझ आ रही? जैसे 5/2, 6/5 आदि। मतलब इसको हम काटेंगे ना तो कट जाएगा। कैसे देखो हम बताते हैं। 5 में 2 का भाग दो तो 2 दूनी 4, एक बचेगा दशमलव, ये 2 पंचे 10। मतलब कट जाए, मतलब शेषफल 0 हो जाना चाहिए। एक ऐसी परिमेय संख्या जिसको सॉल्व करने पर भले ही दशमलव आ जाए लेकिन उसका शेषफल क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो वो क्या हो जाती? हमारी कट जाती है, यानी शांत परिमेय संख्या हो जाती है। समझ आ रही बात? जैसे इसको तो 5 एकम 5, एक बचेगा, इसको करके ही देख लो ना। 6 में 5 5 एकम 5, 1.0, 5 दूनी 10, यहाँ पे 0 आ गई। तो ये संख्याएं जो दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं शांत परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? शांत परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है ना? बढ़िया तरीके से लिखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है ना? इसके बाद अगला है अपना अशांत परिमेय संख्या। कौन सी है? अशांत परिमेय संख्या। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं अपन थोड़ा सा कि आखिर अशांत परिमेय संख्या क्या होती है। ये जैसे में लिखा है एग्जाम्पल जैसे। अब बात करते हैं अपन अशांत परिमेय संख्या की। इसकी बात करते हैं अशांत परिमेय संख्या। क्योंकि अशांत परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो दशमलव के बाद दशमलव के बाद पूर्णतः विभाजित नहीं होती है।
विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, अशांत परिमेय संख्या कहलाती है, अशांत परिमेय संख्याएं कहलाती है, परिमेय संख्याएं कहलाती है, अशांत परिमेय संख्याएं कहलाती है, कहलाती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है 10/3, ठीक, 7/3 आदि। मतलब ये वे संख्या है जिनको काटने पर कभी नहीं कटेगी, मतलब शेप पर उनका जीरो आएगा। यहाँ पे समझा दें हम, जैसे 10 में भाग दें 3 का, 3 का 9, 1 बचेगा दशमलव, यहाँ पे जो 3 का 9, ठीक, फिर से 1 बचेगा, मतलब ये एक बार बार बचता रहेगा। कहने का मतलब क्या है, एक बार बार बचता रहेगा। इतनी बात समझ आ रही? तो ये अपना एक शानदार टॉपिक रहा, शानदार क्लास रही है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है इस क्लास में, तो आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट्स को, ये हमारे पूरे भारत के लिए है, ठीक है ना, तो पूरा भारत देख सकता है अपने, ठीक है ना। तो किसी प्रकार की समस्या है ना, तो आप बता सकते हो। बाकी देखिए, आप लोगों के भरोसे पर है और आप लोगों के सपोर्ट से स्टार्ट किया है कोचिंग क्लासेस, तो थोड़ी हेल्प करना, मदद करना और थोड़ा सा मेरा भरोसा जताना। ठीक है, धन्यवाद।